हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी। तो चलिए हिस्ट्री की अपनी तैयारी करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बेटा आपकी जो फर्स्ट बुक थी उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए थे और आज हम बात करते हैं अपनी बुक नंबर 2 की। बुक नंबर 2 बेटा जिसमें 4 चैप्टर हैं आपके, उन चारों चैप्टर के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपके लिए एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कैसी हुई है। पहला क्वेश्चन है बेटा, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किस विजयनगर शासक को जाता है। सही जवाब है बेटा इसका कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है बेटा, विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे। तो सही जवाब है बेटा राय। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। तो इसका सही जवाब है बेटा अलबिरूनी। अलबिरूनी जिसका जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। चौथा प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप किस नगर की स्थापना की। तो इसका सही जवाब है बेटा नगलपुरम। पांचवा प्रश्न है बेटा कि निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है बेटा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह अजमेर में है। अगला प्रश्न है, भारत में भूमि पर राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक किसने बताया। तो इसका सही जवाब है बेटा फ्रांसवा बर्नियर जो 17वीं सदी में भारत आया था। सातवां प्रश्न है बेटा, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर जो भी रॉयल ऑर्डर होता था उस पर निम्न में से क्या शब्द अंकित होता था। तो इसका सही जवाब है बेटा श्री विरूपाक्ष। आठवां प्रश्न है, पद्मावत किसने लिखी है। तो पद्मावत के रचयिता है बेटा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा तुलुव राजवंश का था। जैसा कि आपने पढ़ा है कि विजयनगर पर 4 जो थे राजवंश थे, तो उनमें से तुलुव राजवंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था बेटा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने सिख समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और सैन्य बल के रूप में संगठित किया। तो इसका सही जवाब है बेटा जो 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह साहिब, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का पतन लाया। यानी किस युद्ध में विजयनगर को करारी शिकस्त मिली थी और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर बढ़ता चला गया था। तो इसका सही जवाब है बेटा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध जिसे हम तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, कबीर की रचनाएं केवल कबीर बीजक में संकलित है। ये बेटा सही नहीं है, उनकी रचनाएं हमें कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलती है। दूसरा है, कबीर बहुतों की प्रेरणा स्रोत थे। तो ये कथन बिल्कुल सही है बेटा कबीर के बारे में। जैसे तीसरा है कि वे केवल सगुण भक्ति के समर्थक थे, तो आप जानते हैं कि वो निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, तो ये भी गलत है। कबीर बहुदेवत्व में विश्वास करते थे, ये बिल्कुल गलत है। कबीर एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो इसका सही जवाब है कि बेटा कबीर बहुतों की प्रेरणा स्रोत थे, उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए। यह 14वीं सदी की दरगाह है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। यह अजमेर में स्थित है। तो पहचान कीजिए कि यह दरगाह किसकी है। इसका सही जवाब है बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, फिर से नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए। यह अत्यंत दर्शनीय धार्मिक स्थलों में से एक है। संभवतः इसका प्रयोग केवल राज्य और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। देव स्थल के बीच में अब मूर्ति नहीं है। इस जानकारी से निम्नलिखित धार्मिक स्थलों में से विजयनगर के तीर्थ मंदिर की आपको पहचान करनी है। तो इसका सही जवाब है बेटा हजार राम मंदिर। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सरदारों या मुखिया को निम्नलिखित में से क्या कहते थे। जो ग्राम पंचायत का सरदार या मुखिया होता था बेटा उसको मुकद्दम या फिर मंडल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी
आईने अकबरी, जिस अकबर ने अपने शासनकाल के बारे में बुक लिखवाई थी, तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, इसका लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है बेटा अबुल फजल, जो अकबर का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अहोम किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो अहोम राजा थे बेटा, उनका संबंध था असम से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो विजयनगर में जो भाषा बोली जाती थी वो थी बेटा कन्नड़ और तेलुगु। अगला प्रश्न है, सिखों के किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की नींव डाली गई थी? जो खालसा पंथ, जिसका अर्थ है बेटा पवित्रों की सेना, इसकी नींव डाली गई थी सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने किताब उल हिंद की रचना करी? ये जो पुस्तक है किताब उल हिंद बेटा, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है बेटा अल बिरूनी। अगला प्रश्न है बेटा, बॉक्स में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह गुरु रामानंद के शिष्य थे और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। तो आपको निम्नलिखित विकल्पों में से निर्गुण भक्ति संत का नाम पहचानना है। तो बेटा यहाँ जिसकी बात हो रही है कि जो निर्गुण भक्ति धारा के संत थे और इनके जो गुरु का नाम था वो रामानंद था, तो इसका सही जवाब है बेटा कबीर। अगला प्रश्न है, अलवार किसकी भक्ति करते थे? अलवार बेटा जिनका संबंध तमिलनाडु से था और अलवार जो पूजा करते थे वो थे विष्णु की, और आपने पढ़ा होगा जो नैनार थे वो करते थे शिव की। अगला प्रश्न है, हम्पी की खोज किसने की? हम्पी जिसे हम विजयनगर भी कहते हैं, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी बेटा कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समूह को चेट्टी कहा जाता था, तो यह निम्नलिखित में से किसके व्यापारी होते थे? तो इसका सही जवाब है बेटा घोड़ों के व्यापारी को ही चेट्टी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, रिहला किसका यात्रा वृत्तांत है? रिहला बेटा इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ साहिब को संकलित किसने किया? तो बेटा जो आदि ग्रंथ साहिब है इसको संकलित किया गया था सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव के द्वारा। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु कौन थे? जो मीरा के गुरु थे बेटा वो थे रैदास, जो कि एक लेदर वर्कर थे, चर्मकार थे। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी कितने भागों का संकलन है? आईने अकबरी में बेटा 5 भाग हैं, ये 5 भागों का संकलन है। अगला प्रश्न है कि जप्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि यानी जो उपजाऊ भूमि थी उसको किस रूप में वर्गीकृत किया जाता था? जो सबसे बेटा उपजाऊ भूमि थी उसको कहा जाता था पोलज, जिसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। अगला प्रश्न है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक बेटा लिखी गई है फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा, जो कि 17वीं सदी में भारत आया था और उस समय मुगलों का शासन था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यात्री के द्वारा दास प्रथा का वर्णन किया गया? कौन सा यात्री था जो भारत आया था और उसने भारत में देखा था कि दास प्रथा मौजूद थी और दासों को बाजारों में खुलेआम बेचा जाता था? इसका वर्णन किया गया था बेटा इब्न बतूता के द्वारा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के बाद निम्नलिखित में से कौन गुरु पद पर आसीन हुए? जैसा कि हम जानते हैं कि सिखों के 10 गुरु हुए हैं। जो पहले गुरु हैं वो गुरु नानक देव हैं, उसके बाद गुरु नानक के बाद जो गद्दी पर बैठे थे वो थे गुरु अंगद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से स्त्री भक्तों की पहचान कीजिए। अलवार भक्ति परंपरा की थी, उनके द्वारा रचित भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे, स्वयं को विष्णु की प्रेयसी यानी प्रेमिका मानती थी। तो यहाँ पर जो बात हो रही है बेटा वो बात हो रही है अंडाल की। अगला प्रश्न है कि हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई थी? तो इसका सही जवाब है बेटा 1976। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस यात्री ने भारत की डाक व्यवस्था के विषय में हमें विवरण दिया है? तो इसका सही जवाब है बेटा इब्न बतूता। अगला प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी में निम्न में से जो यूरोपीय यात्री भारतीय उपमहाद्वीप में आया था वह है आपका फ्रांसवा बर्नियर। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता के संबंध में जो कथन सत्य है
यानी अब ये जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सी सही है। पहला है कि इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है, बिल्कुल गलत है बेटा। इब्न बतूता की जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है रिहला। दूसरा है कि इनका जन्म मोरक्को के सबसे सम्मानित व शिक्षित परिवार में हुआ था, तो ये बात बिल्कुल सही है बेटा। और तीसरा था कि 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद और कई अन्य विद्वानों को और कवियों के साथ इब्न बतूता को गजनी ले गया था, यहाँ गलत है बेटा। ये जो बात हो रही थी ये अलबिरूनी की है। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बेटा इसका सही जवाब है दूसरा वाला कि इनका जन्म मोरक्को के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है कि वीर शैव परंपरा का उद्भव कहाँ हुआ था। वीर शैव परंपरा का उद्भव हुआ था बेटा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन सर्वाधिक था, इनमें से किस धातु के सिक्कों का प्रचलन उस समय सबसे ज्यादा था। इसका तो सही जवाब है बेटा चांदी यानी कि सिल्वर। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों का शासन रहा। तो जैसे कि हम सब ने पढ़ रखा है कि विजयनगर साम्राज्य पर बेटा 4 वंशों का शासन रहा था, तो इसका सही जवाब है बेटा 4। सबसे पहले आपको पता है संगम आया, उसके बाद सुलूब, फिर तुलूब और उसके बाद अराबिदू। तो ये थे बेटा आपके सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपने इन सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा वो आपकी जो 3rd बुक है उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी। धन्यवाद।